जीतने की जिद थी। एक ऐसा जिद्दी और सन की नाविक जो मौत के मुंह में हाथ डालने का शौक रखता था। उसका नाम था वास्को डी गामा। राजा ने वास्को डी गामा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जो डियाज नहीं कर पाया? क्या तुम समंदर के उस शैतानी दरवाजे को तोड़कर मेरे लिए भारत ला सकते हो? वास्को डी गामा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं आपके कदमों में पूरी दुनिया का व्यापार लाकर रख दूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे खौफनाक, सबसे रोमांचक और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने वाली समुद्री यात्रा। 8 जुलाई 1497 का वो मनहूस लगने वाला दिन। पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह किसी शानदार जश्न का नहीं बल्कि एक खौफनाक मातम का गवाह बन रहा था। किनारे पर खड़ी हजारों की भीड़ ऐसे छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे वास्को डी गामा और उसके नाविकों को किसी समुद्री यात्रा पर नहीं बल्कि सीधे यमराज के पास एक तरफा टिकट देकर भेजा जा रहा हो। जैसे ही लिस्बन का तट आंखों से ओझल हुआ और जहाज खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचे, समंदर ने अपना असली खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। न कोई दिशा सूचक यंत्र, न कोई मौसम विभाग की चेतावनी और न ही कोई दिशा बताने वाला यंत्र जो पूरी तरह सटीक हो। सिर्फ आसमान के तारे और भगवान के भरोसे ये मुसाफिर एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नक्शा आज तक किसी इंसान ने नहीं बनाया था। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक रहा, हवाएं मेहरबान रहीं, लेकिन फिर अटलांटिक महासागर का मिजाज खराब हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं जैसे 10 मंजिला पानी की इमारत टूटकर सीधे जहाजों पर गिर रही हो। आसमान में बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं मानो ऊपर कोई महायुद्ध चल रहा हो। तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़कर चीथड़े कर दिया। लकड़ी के जहाज ऐसे चरमरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी हड्डियां चबा रहा हो। निचले हिस्से में नाविकों की हालत देखकर तरस आता था। दिन रात के हिचकोलों से उल्टियां करते करते उनकी आंतें बाहर आ रही थीं। हर कोई माथा पकड़कर रो रहा था। भाई, किस पागल के चक्कर में पड़ गए? शांति से पुर्तगाल में बैठकर सूखी रोटी खा लेते। ये भारत के मसालों के चक्कर में अब समंदर की मछलियों का चारा बनेंगे। तूफान तो जैसे तैसे पार हो गया, लेकिन फिर एक और खामोश, अदृश्य और खूंखार दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। शरीर घलाने वाली बीमारी, महीनों से ताजा खाना, फल और जीवन देने वाले तत्व न मिलने के कारण नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा। उनके दांत सड़कर टूट टूट कर हाथों में आने लगे। शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और भयानक बदबू उठने लगी। जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए अस्पताल और मुर्दा घर में तब्दील हो गया था। रोज किसी न किसी नाविक की लाश को एक भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंका जा रहा था। बचे हुए नाविकों का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उन्होंने वास्को डी गामा के सामने बगावत कर दी। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, कप्तान, हमें माफ करो, वापस चलो। हमें नहीं चाहिए कोई भारत, हमें नहीं चाहिए कोई सोने की चिड़िया या मसाले, हमें बस जिंदा अपने घर जाना है। लेकिन वास्को डी गामा कोई आम इंसान थोड़ी था। वो एक नंबर का जिद्दी, कठोर और सनकी आदमी था। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ऐसा काम किया जिसे देखकर नाविकों की हालत खराब हो गई होगी। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए और चीख कर बोला, सुन लो कान खोलकर, अब हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। अगर किसी ने वापस जाने की बात की तो समंदर बाद में मारेगा, मैं उसे पहले अपने हाथों से काट डालूंगा। उस आदमी के इस पागलपन और खौफनाक जुनून के आगे शायद मौत को भी पसीना आ गया होगा। और तभी वो सबसे खौफनाक घड़ी आ गई। वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंच गए थे जहां 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने अपनी हार मान ली थी। वो जगह थी तूफानों का अंतरीप। आसमान दिन में ही स्याह काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समंदर और आसमान ने मिलकर इन जहाजों को पीसने की कसम खा ली हो। लहरें इतनी विशाल थीं कि जहाज उनके सामने पानी के बुलबुले लग रहे थे। एक लहर जहाज को आसमान की तरफ उछालती तो दूसरी उसे पाताल में धकेल देती। साओ राफेल जहाज का ढांचा बुरी तरह टूट गया था। हर नाविक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंतिम समय की प्रार्थना करने लगा। लेकिन वास्को डी गामा जहाज के पहिए को लोहे की तरह मजबूती से पकड़े, सीना ताने, तूफान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में थी। वो उन्हें निगलना चाहती थी, लेकिन एक इंसान की शुद्ध जिद और पागलपन के आगे वो भी हारने लगी। कई दिनों की इस रोंगटे खड़े करने वाली मौत की लड़ाई के बाद अचानक एक सुबह चमत्कार हुआ। तूफान थम गया, हवाएं सर्द से गर्म होने लगीं, लहरें शांत हो गईं और पानी का रंग बदल गया। वास्को डी गामा और उसके बचे खुचे थके हारे नाविकों ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने वो कर दिखाया था जो दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने उस मौत के दरवाजे को तोड़ दिया था और अब वे एक बिल्कुल नए महासागर, हिंद महासागर में प्रवेश कर चुके थे। उस दिन के बाद से उस खूंखार तूफानों के अंतरीप का नाम बदलकर हमेशा के लिए उम्मीद की किरण रख दिया गया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि भारत का रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। वे हिंद महासागर में तो आ गए थे, लेकिन भारत अभी भी बहुत दूर था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये समंदर उनके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ का पानी, यहाँ की हवाएं, सब कुछ अनजान था। उन्हें नहीं पता था कि
कि भारत किस दिशा में है। उन्हें अब एक ऐसे इंसान की सख्त तलाश थी जो इस अनजान पानी का उस्ताद हो, जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस स्वर्ण भूमि तक ले जाए। उन्हें एक स्थानीय राहगीर चाहिए था जो आज के सजीव नक्शे की तरह उन्हें सीधा रास्ता दिखा सके, और वो इंसान उन्हें मिलने वाला था पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी तट पर। एक ऐसा आदमी जिसकी एक उंगली के इशारे ने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी नाम का एक शांत और खूबसूरत बंदरगाह था। मौत के समंदर को पार करने के बाद वास्को डी गामा के टूटे फूटे जहाज और उसके बदबूदार थके हारे नाविक जब वहां पहुंचे तो उनकी हालत जिंदा लाशों जैसी हो चुकी थी। उन्हें बस एक ही चीज की तलाश थी, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें उस रहस्यमयी भारत तक ले जाए। उन्हें आज के दौर का एक जिंदा नक्शा चाहिए था, और यहीं पर इतिहास ने सबसे बड़ा और मजेदार मोड़ लिया। वास्को की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका हाथ पकड़कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस भारतीय नाविक ने उसे जो चीज दिखाई उसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। उसने सितारों की स्थिति, मानसून